हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। भाई बोर्ड देख के ऑलरेडी डर लगना शुरू हो गया होगा कि भैया आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का सबसे दर्दनाक पोर्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे भाई ये पार्ट शुरू करने से पहले ना मैं आपको बता देता हूं कि ये बुक है ना 33 मार्क्स की है आपके फाइनल एग्जाम्स में। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं और अगर आप कोई भी और बोर्ड स्टूडेंट है तो 50% ऑफ योर पेपर इज गोइंग टू बी अकाउंटेड फॉर दिस बुक, दैट इज पार्ट 2 ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। अब देखो यार, कोई भी चीज दर्दनाक क्यों लगती है, कोई भी चीज पेनफुल क्यों हो जाती है, बिकॉज हम उसके अंदर 4 अलग अलग कृपाएं डालनी भूल जाते हैं। अब लेट मी एक्सप्लेन यू दिस बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि किसी भी बुक को अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो 4 तरह की आपके पास क्या होनी चाहिए, कृपाएं होनी चाहिए। पहली, आत्मकृपा। आत्मकृपा मींस कि आपके खुद के एफर्ट्स, आप अपने कितने अच्छे एफर्ट्स डालते हैं उस बुक को स्टडी करने के लिए। जैसे ही आप आत्मकृपा करते हैं ना, आप अपने सेल्फ एफर्ट्स डालते हैं ना, तो ईश्वर की कृपा होनी शुरू हो जाती है। दैट्स योर सेकंड कृपा, द ग्रेस ऑफ गॉड। गॉड विल टेक 10 स्टेप्स टुवर्ड्स यू, क्योंकि आपने एक कदम उनकी तरफ उठाया था। एंड देन कम्स द थर्ड कृपा, जिसके अंदर गुरु कृपा होती है, या आपको एक ऐसे मेंटोर मिलते हैं जैसे कि आपको पाजी मिल गए हैं कि भाई आपकी ऑर्गेनिक को आसान कर देंगे। वैसे ही आप जब किसी बुक के अंदर आत्म कृपा, ईश्वर कृपा डालते हो तो भगवान आपकी तरफ एक ऐसा मेंटोर भेजेंगे जो आपके उस बुक को इजी करने में आपको हेल्प करेंगे। एंड देन लास्ट इज नोन एज शास्त्र कृपा। शास्त्र कृपा मतलब जब बुक खुद से आपसे बात करनी शुरू हो जाए कि देख भाई यहां से क्वेश्चन बन सकता है, देख ये लाइन पढ़ यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, इसी से बनता है आपका रिजल्ट। तो माय डियर फ्रेंड, ये 4 कृपाएं जब आपके पास होती हैं तभी आपका जो पार्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट जो है वो इजी बनता है। तो चलो इसी शुरुआत के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 6 दैट इज हैलो एल्केन्स हैलोरीन्स, पार्ट 2 का पहला चैप्टर, ओवरऑल नंबरिंग में चैप्टर नंबर 6। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि भाई पाजी जो है आपके लिए एक बहुत ही यूनिक माइंड मैप लेके आता है हर बार, है ना। वैसे ही यहां पर हमने चैप्टर नंबर 6 का एक यूनिक माइंड मैप बनाया है जिससे आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगना शुरू हो जाएगा। भाई देखो, गुरु कृपा होनी शुरू हो गई है, अब आत्म कृपा करनी शुरू करो तो ईश्वर की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। सबसे पहले चैप्टर 6 के अंदर आपको समझना है हाउ डू वी क्लासिफाई, ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स होते क्या है, व्हाट आर हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स। तो हेलो का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हेलो। हेलो का मतलब होता है हैलोजेंस, राइट। हेलो मींस हैलोजेंस। एल्केन्स मींस एल्केन्स, CnH2n+2। हेलो मींस हैलोजन। एरीन्स मींस एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जब भी किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो, आपका हैलोजन लगा हो तो वो बन जाता है आपका हेलोएरीन। एंड सिमिलरली किसी भी एल्केन चेन के अंदर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हैलोजन डाल दो तो वो बन जाता है मेरे प्यारे दोस्त हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये चैप्टर है क्या। फिर व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट दैट यू नीड टू स्टडी इज कि हाउ डू वी क्लासिफाई दीज कंपाउंड्स। तो क्लासिफिकेशन के अंदर आपको ये नाम जो है ना वो थोड़े से ध्यान से समझने हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एन अल्काइल कार्बन, व्हाट डू यू मीन बाय एन एराइल कार्बन, व्हाट डू यू मीन बाय अ विनाइल कार्बन, व्हाट इज बेंजाइल कार्बन एंड व्हाट इज एलाइल कार्बन। बहुत ही सिंपल है, एकदम क्विकली इसको खत्म करेंगे कि जब भी आपका sp3 कार्बन जो है वो दूसरे sp3 कार्बन से जुड़ा हो, राइट, sp3 कार्बन दूसरे sp3 से जुड़ा हो तो उसको हम लोग एल्काइल कार्बन बोलते हैं। सिमिलरली कमिंग डाउन टू एलाइल कार्बन। एलाइल कार्बन क्या होता है, एक sp3 कार्बन जो दूसरे sp2 से जुड़ा हो। अब जब आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर मेरे साथ अटेंड कर रहे हैं
तो मेक श्योर कि आप अपनी नोटबुक एक्टिव रखें। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना ही कोई बुक में, ना ही एनसीईआरटी में। बस आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपका पाजी आपके लिए ये चीज आसान करने आया है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो, तो sp3 अटैच टू sp2, ये कार्बन आपका एलाइल कार्बन हो जाएगा। अब इसके ऊपर हैलोजन लगा दिया तो एलाइल हैलाइड, इसके ऊपर अल्कोहल लगा दिया तो एलाइल अल्कोहल, इसके ऊपर अमाइन लगा दिया तो एलाइल अमाइन बन जाएगा। अब देखो, एक चैप्टर और आपके बाकी के 3 चैप्टर का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अरे भाई, पाजी ऐसा ही है, पाजी चीजें आसान कर देगा। देखो, sp3 अटैच टू sp3, ये बन गया आपका एल्काइल कार्बन। अब एल्काइल के ऊपर हैलोजन लगा दिया, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल लगा दिया, एल्काइल अल्कोहल, अमाइन लगा दिया, एल्काइल अमाइन, है कि नहीं? चलो यहां देखो, फिर आ जाओ बेंजाइल कार्बन। अगेन कार्बन sp3 ही है भैया, अटैच किसके साथ हो गया? sp2 के साथ अटैच हो गया। तो जब ऐसा सीन हो जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एलाइल है कि बेंजाइल है, वो बस आपको इतना ध्यान देना है। अगर वो बेंजीन रिंग का sp2 है तो बाबा ये चीज क्या हो जाएगी? बेंजाइल हो जाएगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे ये कार्बन्स में कंफ्यूज रहते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द मैक्सिमम क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ कॉमन नेम्स। जैसे मैंने बोल दिया बेंजाइल क्लोराइड, तो भैया बेंजाइल अपने को समझ में आ गया है ना। बेंजाइल होता क्या है? एक sp3 कार्बन जो फर्दर किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो बस कहानी खत्म हो गई। अब इसके ऊपर बेंजाइल क्लोराइड मतलब ये एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह पे क्या लगा दिया? हैलोजन लगा दिया। दैट्स इट, कंप्लीट। यस और नो? चल आगे बढ़ते हैं। एराइल, एराइल होता है एक sp2 कार्बन विच इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक चेन। एंड मेरे प्यारे गुलगुलो, अरे भाई एरोमेटिक चेन हमारे लिए बेंजीन ही रहने वाली है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है आपको। इज दैट ओके? चलिए आ जाइए विनाइलिक। विनाइलिक में क्या होता है? एक sp2 कार्बन ही होता है जो फर्दर sp2 से अटैच्ड है, लेकिन इस बार आपकी जो चेन है वो एरोमेटिक नहीं है, इस बार जो चेन है वो एलिफेटिक है। तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इज दैट ओके? बस ये है आपकी क्लासिफिकेशन, और ये एक चैप्टर में आपको करनी है। आपके फर्दर तीनों चैप्टर की क्लासिफिकेशन यहीं पे कंप्लीट कर दी है पाजी ने। इज दैट ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है कि क्लासिफिकेशन जब हमने कंप्लीट कर लिया तो इन कंपाउंड्स को नेम कैसे किया जाए। अब देखो, नेमिंग के लिए ना क्लास 11th के अंदर हम लोगों ने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है जिसमें हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो मैं यहां पर इसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। मैं फिर कभी किसी और वीडियो में IUPAC का एक कॉमन लेक्चर ले लूंगा जिससे आपके लिए चीजें आसान हो जाए। बट अभी के लिए मैंने यहां पर एक छोटे से 2 पॉइंट्स लिख दिए हैं कि कॉमन नेम कैसे किया जाता है। एल्काइल, जो भी एल्काइल चेन है वो ले लिया और उसके आगे जो भी हैलोजन है वो डाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहां पर हमारे पास चल रहा है समथिंग लाइक दिस कि भैया CH3 CH2 और यहां पर Cl आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्त, 2 कार्बन है तो मतलब ये कैसा हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा। और क्लोरीन है तो ये क्लोराइड हो जाएगा, तो नाम आ जाएगा इथाइल क्लोराइड। क्लियर है? ऐसे ही 3 कार्बन की चेन हो जाए तो प्रोपाइल क्लोराइड, 5 कार्बन की हो जाए तो पेंटाइल क्लोराइड। बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ, और एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि आइसो ग्रुप, सेक ग्रुप, टर्ट ग्रुप और नियो ग्रुप क्या होता है। अब सिंपल सी चीज बता दूं, आइसो ग्रुप होता है कि आप कोई भी चेन में राइट साइड से कार्बन निकाल के लेफ्ट के सेकंड पे डाल दें, लेफ्ट के सेकंड पे, तो ये आइसो ग्रुप हो जाएगा। सेक ग्रुप क्या होता है? कोई भी चेन में से आपने राइट में से एक कार्बन निकाला और राइट पे ही लगा दिया, तो ये बन गया आपका सेक ग्रुप, ये बन गया आपका आइसो ग्रुप। टर्ट ग्रुप क्या होता है? कोई भी चेन में से राइट में से 2 निकाले और राइट पे ही लगा दिए ऊपर नीचे, तो ये बन गया आपका टर्ट ग्रुप। अरे भाई मेरे प्यारे दोस्तों, लिखते जाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये चीज। इज दैट ओके? अब देखो, नियो ग्रुप क्या होता है? कोई भी चेन में से आप 2 कार्बन निकालो और राइट से निकाल के लेफ्ट के सेकंड पे डाल दो, ये बन गया आपका नियो ग्रुप। बस कहानी खत्म। ये है पाजी की छोटी सी ट्रिक टू अंडरस्टैंड आइसो, सेक, टर्ट एंड नियो। अब इसके ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हो तो वो नियो पेंटाइल, नियो हेक्साइल ऐसा करके हो जाएगा। ये ट्रिक थी जो आपके कॉमन नेम को आसान बनाएगी, तो नोट कर लेना मेरे दोस्तों। इज दैट ओके?
क्लियर है? चलो फिर आप बात करेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर की। तो भैया आयुपैक नोमेनक्लेचर के अंदर तो कुछ नहीं है, हैलोजन जो है वो हेलो प्रीफिक्स में यूज किया जाता है। सो अगर मैं इसी का नाम आयुपीएसी में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? दैट वुड बी क्लोरो इथेन। बस कहानी खत्म। अब मैंने बोल दिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसका आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है। क्या? आईयूपीएसी नेम। तो प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन की चेन होनी चाहिए थी, राइट से एक निकाला, लेफ्ट के सेकंड पे डाल दिया और यहां क्लोरीन आ गया। भैया ये मेन चेन हो गई, नाम आ गया 1 2 3, दैट इज 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, बस इतनी सी कहानी आपको बतानी थी। एंड दैट्स हाउ बेसिकली यू कंप्लीट द आईयूपैक नोमेनक्लेचर इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विच इज धीरे धीरे विद द कोर्स ऑफ क्लास 12th आपको ये आता चला जाएगा और चीजें जो है आसान होती चली जाएंगी। हाँ, मैं ऐसा बताऊंगा कि हर एक चैप्टर में मेरे प्यारे दोस्तों एनसीईआरटी के अंदर हर एक क्लास ऑफ कंपाउंड का एक टेबल दिया है ऑफ कॉमन नेम्स एंड आईयूपीएसी नेम्स उसके सामने। प्लीज मेक श्योर करना कि आप उसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, हैशटैग मार्क कर लीजिएगा और उसके ऊपर बिल्कुल बढ़िया से इस तरीके से हैशटैग पाजी करके लिख लेना, क्योंकि पाजी की क्लास अटेंड करते हुए आपने क्या किया है? नोट किया है। इज दैट ओके? चलो फिर एक बार हमने नाम करना सीख लिया, फिर कहानी आती है कि इन कंपाउंड्स को प्रिपेयर कैसे किया जाए, है ना? सिंपल है। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन को स्टडी कैसे करना है। तो भैया मैं वापस से जाता हूं जहां पर मैंने आपको क्या दिखाया था, माइंड मैप। अब अगर आप इस माइंड मैप में देखो तो देयर इज अ फ्लो चार्ट ओवर हियर ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स। दिख रहा है? हमेशा ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर क्रैक करना है तो ये पाजी का मेथड है कि आपको फ्लो चार्ट मेथड से जाना है। जैसे ही आप वो फ्लो बनाना शुरू कर दोगे तो दिमाग का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? तो चले लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज फ्रॉम एल्केन्स। अब एल्केन मतलब क्या होता है? एल्केन होता है सिंपली नथिंग बट a chain which is following the rule CnH2n plus 2. तो CnH2n plus 2 फॉलो हो रहा है। So this is basically your propane. अब इस प्रोपेन के अंदर अगर आप देखो तो there are 3 hydrogens, 2 hydrogens, 3 hydrogens over here. करना क्या है हमको इसमें से बनाना है एक हेलो एल्केन। मतलब हमको एक एल्केन की चेन लेनी है और उस एल्केन की चेन में से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है और उसकी जगह पे क्या डाल देना है? हैलोजन डाल देना है कि नहीं? बस इतना ही तो सिंपल था। अब जब डालना ही हैलोजन है तो मेरे प्यारे दोस्तों रिएजेंट, जिसको हम बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, तो वो अटैकिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? हैलोजन हो जाएगा। अब अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि ये अटैकिंग रिएजेंट किस चिड़िया का नाम है, तो पाजी की क्लास में प्लेलिस्ट में जाके ढूंढो जहां पर मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 30 मिनट्स में कंप्लीट किया है आप लोगों के लिए, विच इज नथिंग बट अ ब्रिज कोर्स फॉर स्टूडेंट्स मूविंग फ्रॉम क्लास 11 टू क्लास 12th। अरे भाई 11th में हम पढ़ते ही बहुत ज्यादा है कि नहीं? और वो जो इतना सारा पढ़ते हैं वो याद बिल्कुल भी रहता नहीं है। अब जब रहता नहीं है तो 12th की ऑर्गेनिक में मिट्टी पलीत हो जाती है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक ऐसा मेंटोर जो हमें 30-40 मिनट्स के अंदर वो पूरा गाइडेंस एक बार वापस से रिवाइज करवा दे। अब देखो इस पार्ट के अंदर जब हम एल्केन लेते हैं तो हम ये हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये को रिप्लेस करोगे तो वो तो पहला वाला ही कंपाउंड बन जाएगा। सिंपल है ना? तो आपको बेसिकली सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स को ढूंढना है। जितने सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे वो आप बेसिकली रिप्लेस नहीं करोगे और जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ होंगे उनको आप रिप्लेस कर दोगे। तो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स आपको रिप्लेस करने पे सेम टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स जो है वो ढूंढ के आपको रिप्लेस कर देना है। तो देखो जैसे मैंने किया यहां पर एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस किया तो देखो आपका एक कंपाउंड ये बन सकता है इसमें से। फिर एक हाइड्रोजन मैंने मिडिल वाले कार्बन से किया तो एक आपका हेलो एल्केन ये बन सकता है। दैट इज हाउ बेसिकली सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अब अगर आप देखो
मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं। मैंने बोला कि CH3CH, यहां पर CH3, फिर मैंने CH2 और यहां पर CH3 डाल दिया। अब इसके ऊपर मैंने हैलोजन अटैक करवाया और अटैक करवाने के बाद मैंने बोला कि H न्यू है। अब जैसे ही H न्यू हुआ तो आपको इसमें से बताना है कि कितने पॉसिबल, हाउ मेनी नंबर में बताना है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर पॉसिबल ऑफ मोनोहैलोजन कंपाउंड्स। मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या बनाना है, हैलो एल्केन्स बनाने हैं। तो ऐसे कितने मोनोहैलोजन कंपाउंड्स बन सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, कितने हैं वो आपको ढूंढना है। और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको ये चीज डालनी है। इज दैट ओके? पाजी वेट करेगा आपकी, हाँ भाई, पाजी बहुत परेशान करेगा आपको, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये आंसर करें। परफेक्ट। अब इस मेथड के कुछ प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स प्लीज नोट डाउन करो, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स में से आ जाते हैं क्वेश्चंस। पहला प्रॉब्लम कि ये पूरे रिएक्शन के अंदर यू गेट मल्टीपल प्रोडक्ट्स का मतलब आपको मोनोहैलोजन कंपाउंड्स के साथ साथ पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स भी मिल जाते हैं। एक प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा, यहां पर जो हैलोजन है ना, जो हैलोजन आप रख रहे हो, वो आप क्लोरीन और ब्रोमीन तो रख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर देयर। लेकिन यही हैलोजन जब आप फ्लोरीन और आयोडीन रखने जाते हो तो बेसिकली रिएक्शन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप फ्लोरीन रखते हो, द बॉन्ड इज सो स्ट्रांग बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन, ध्यान से लिखना, द बॉन्ड इज सो स्ट्रांग बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन दैट द रिएक्शन बिकम्स हाईली एक्सोथर्मिक, और कुछ जगहों पे तो यहां पर ब्लास्ट भी देखने को मिल सकता है। क्लियर? फिर बात करते हैं आयोडीन की। अब आयोडीन का प्रॉब्लम यह है कि जैसे सपोज मैंने यहां पर इथेन लिया, उसके अंदर आयोडीन डाला, तो मेरे को CH3CH2I तो मिल जाएगा और साथ में HI भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिल तो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो बाय प्रोडक्ट बना, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिएक्शन को रिवर्स लेके आ जाता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर कि व्हाट शुड बी डू टू फॉर्म आयोडो एल्केन्स फ्रॉम दिस रिएक्शंस। ठीक है बेटा, ध्यान से नोटबुक में लिखना, व्हाट शुड वी डू, वी शुड ऐड, यहां पर लिख देते हैं अपने, वी शुड ऐड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HiO3, HNO3। तो उससे क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपस में गुलू गुलू करेंगे ना, हाँ, रिएक्ट करके निकल जाएंगे ना, तो आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड रहेगा। तो ये थी आपकी प्रॉब्लम्स इन दिस रिएक्शन। इसीलिए यहां ये वाले रिएक्शन को हम मानते हैं कि इज नॉट द राइट रिएक्शन विच इज फीजिबल टू मेक हैलो एल्केन्स। तो और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की जरूरत पड़ी, तो चलिए देखते हैं और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये बोर्ड्स को नोट डाउन करते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं साथ साथ में आपको रिएक्शंस, क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे वो बताते जाऊंगा। जैसे यहां पर आपका एक रिएक्शन, एक क्वेश्चन आता है #GR। अले भाई, पाजी के हैशटैग्स हैं, नोट कर लेना, #GR। GR का मतलब गिव रीजन क्वेश्चन। अब गिव रीजन कैसा आता है, कैसा क्वेश्चन आएगा गिव रीजन में, वो बोलेगा कि भैया why HiO3 is added into this reaction, तो आपको बस लिखना है it is because it's strong oxidizing agent and the byproduct produces strong reducing agent, they both will react to each other and keep the reaction in the forward direction. Is that okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड मेथड आएगा कि भैया एल्कीन्स में से भी हम इसको बना सकते हैं। हाँ, अब एल्कीन्स के अंदर प्रॉब्लम का आई, सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आएगी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। जैसे कि ये वाला देखो, यहां पर ये जो रिएक्शन, ये जो एल्कीन है, ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड मेरे प्यारे दोस्त सेम टाइप के ग्रुप्स नहीं है। तो इन दैट केस व्हाट वी विल हैव टू डू, इन दैट केस दो प्रोडक्ट्स बनने के चांस होंगे।
एक होगा मेजर, दूसरा होगा माइनर। अब मेजर माइनर कैसे डिसाइड करेंगे? तो वो डिपेंड करेगा कि आपके एरो पे क्या लिखा हुआ है। तो एल्कीन के ऊपर सबसे पहले आपको समझना है कि एल्कीन के ऊपर आपका एडिशन रिएक्शन होगा। किसका एडिशन? HX का एडिशन। अब H के पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये भी है और दूसरा रास्ता ये भी है। कहां कौन सा जाएगा वो डिसाइड करेगा क्लास 11th का एक रूल जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल। हाँ भैया, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कुछ 11th में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये पाजी का छोटा सा ट्रिक लिख लो। मार्कोनिकोव रूल बोलता है रिच गेट्स रिचर इन हाइड्रोजन अराउंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मतलब कि H जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन पे जाएगा जो ऑलरेडी रिच था। तो देखो ये वाला रिच है कि ये वाला रिच है? ऑब्वियसली सर CH2 वाला रिच है। तो आपका इस रिएक्शन में से मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड, CH2 ऑलरेडी था, एक H और आ गया तो CH3, और इस कार्बन पे क्या लग जाएगा? X लग जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बट मान लो कि जिद मैंने पकड़ ली है, जिद्दी तो मैं हूं कि भाई मेरे को ये वाला मेजर प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मेरे को मेजर प्रोडक्ट क्या चाहिए कि भैया मेरा हैलोजन जो है वो यहां लगना चाहिए, है कि नहीं? तो आप उस केस में मार्क रूल का क्या कर दोगे? एंटी मार्कोनिकोव रूल बना दोगे। हाँ, अब ये रूल क्या है ध्यान से समझना। ये रूल ये कहता है कि पुअर गेट्स रिचर। पाजी का ट्रिक है बाबा, छोड़ने का नहीं। रिच गेट्स रिचर मार्कोनिकोव, पुअर गेट्स रिचर एंटी मार्कोनिकोव। गरीब अमीर हो जाएगा। तो यहां पर आप जब क्या करोगे, डबल बॉन्ड है मेरे पास और आप इस डबल बॉन्ड के अंदर सपोज करो कि मैंने ये लिया, मैंने बोला HX का एडिशन किया। अब HX का एडिशन किया तो एंटी मार्कोनिकोव रूल से पुअर गेट्स रिचर होगा और ये X इधर लग जाएगा। तो भैया कहानी कंप्लीट हो जाएगी, CH3 CH2 CH2 X। अब बच्चा बोलते हैं 1 मिनट पाजी, ऊपर भी खाली HX का एडिशन किया तो भी ये बन रहा है, नीचे भी खाली HX का एडिशन किया तो उल्टा रूल बन रहा है। ये क्या, कुछ तो तिकड़म होगा ना। हाँ तो देखो यहां पर यार पाजी ने आपके लिए लिख के रखा हुआ है कि जब नो पेरोक्साइड हो तब मार्क रूल, और जब पेरोक्साइड हो तो एंटी मार्क रूल। अरे यार कहानी इजी हो गई, एकदम मजेदार हो गई, मजा आ गया। अरे है कि नहीं? चल फिर एल्कीन के अंदर हम लोग जब CCl4 ऐड कर दें, हैलोजेंस के साथ क्या ऐड कर दें? CCl4, तो ये पूरा पाई बॉन्ड टूटेगा और उस पाई बॉन्ड के टूटने पे एक ब्रोमीन और दूसरा ब्रोमीन लग जाएगा। अब ध्यान देना, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, अच्छा यहां पर आप क्लोरीन लेते तो Cl2 लग जाता, ClCl लग जाता, बट मैंने ब्रोमीन क्यों लिया है उसका कारण बताता हूं। उसका कारण यह है कि आपका ब्रोमीन डार्क ब्राउन कलर का होता है और जब ये ब्रोमीन ऐड होता है तो ये कलरलेस। अब क्योंकि ये कलर चेंज हुआ तो मेरे प्यारे दोस्तों ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह यूज होगा, एंड दैट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट इज यूज्ड टू check unsaturation in the compound. Is that clear? So this is what you need to understand. So colorless, brown से colorless, ये जो बना इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड होते हैं जब दो हैलोजन एक ही चेन में कॉन्जिक्यूटिव कार्बन्स पे लगे हों। इज दैट ओके? मजेदार, एकदम आसान। अले पाजी आपकी क्लास है तो मजा तो होगा ही ना, है कि नहीं? सो मार्क एंटी मार्क, मार्क रिच गेट्स रिचर, एंटी मार्क पुअर गेट्स रिचर। आई होप यू हैव नोटेड दिस डाउन। वी विल मूव अहेड। क्लियर है? फिर कहानी आई कि भैया और क्या तरीके हैं एल्काइल हैलाइड को बनाने के। तो द नेक्स्ट मेथड इज अल्कोहल्स। अब अल्कोहल्स के अंदर अगर आप देखो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस, मल्टीपल वेज टू डू दिस। जैसे सपोज करो मेरे को क्लोराइड बनाना है, किस में से? अल्कोहल में से। सो ROH आपने लिया, इसमें से मुझे RCl बनाना है, तो आप क्या करोगे?
आप HCl ऐड कर दोगे, HCl ऐड करके उसके अंदर एक कैटलिस्ट डाल दोगे ZnCl2। जैसे आप ये करोगे तो यहां से H2O और Cl लग जाएगा, कहानी खत्म। क्लियर? मजेदार। यही चीज अगर मुझे ब्रोमीन डालना है तो आप लोगे KBr, बट उसके साथ आप डाल दोगे कंसंट्रेटेड H2SO4। इसका काम यहां पर क्या है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेट करने में काम आएगा। तो यहां पर आ जाएगा RBr, और यहां पर आपके पास अल्कोहल था, तो ये अल्कोहल जो है वो KOH बना के बाहर, और वो जो बेस बन रहा है वो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ताकि रिएक्शन रिवर्स ना आए। यही सेम चीज हम करते हैं आयोडीन के लिए भी, Ki, लेकिन इस बार आप H3PO4 यूज करोगे। अरे भाई हैशटैग पाजी क्वेश्चन आ गया भैया, हैशटैग पाजी क्वेश्चन। ये एग्जामिनर का दिमाग बता रहा हूं आपको, वो पूछेगा यहां पर कि while preparing iodoalkanes from alcohols, why we cannot use H2SO4, why we cannot use sulfuric acid? तो उसका कारण है कि sulfuric acid is an oxidizing agent. It oxidizes Ki to iodine. अब हमें वो नहीं चाहिए था, हमें तो क्या करना था, हमें आयोडीन को यहां सब्स्टिट्यूट करना था। तो ये आ जाएगा Ri with KOH अगर हम H3PO4 यूज करें तो, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग है लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग नहीं है। तो बस इतना ध्यान देना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मेक श्योर कि आप ये वाला रिएक्शन नोट डाउन कर लें। और अगर आप देखेंगे ZnCl2, KBr, H3PO4, कहानी कंप्लीट हो गई है। इज दैट ओके? फिर इसके बाद आता है बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन, जिसमें ROH को हम रिएक्ट करवाते हैं विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। दे दूं पाजी का ट्रिक, दे दूं? पाजी इज नोन फॉर ट्रिक यार। देखो 3 मोल के सामने कितना चाहिए? 3, कहानी खत्म। 3 के सामने 3, तो ये 3 RCl बना देगा, 3RCl बना दिया। अब देखो क्या यहां से 3 OH बचे और क्या यहां पर एक P था, तो बन गया आपका H3PO3। पाजी का ट्रिक है भाई, नोट डाउन कर लो कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में 3 के सामने 3 मोल। अब जैसे ही मैं ये बोलता हूं तो PCl5 के सामने भी बच्चा ट्रिक लगा लेता है। अरे भाई पाजी का वेट करो यार, 5 के सामने 1 ही मोल चाहिए, 3 के सामने 3 है, 5 के सामने 1 ही चाहिए। अब ये 1 मोल इसके साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ RCl बनाएगा, और यहां से एक H एक Cl को लेके HCl लेके भागेगा। अब बचे हैं आपके पास 3 Cl, एक फॉस्फोरस और एक ऑक्सीजन, तो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। कहानी कंप्लीट हो गई, राइट? सो PCl5 यहां पर कंप्लीट हो गया, PCl3 यहां पर कंप्लीट हो गया। फिर आता है कि अगर इस रिएक्शन में से मुझे ब्रोमो और आयोडो बनाना है, तो यार आपको रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन आयोडीन लेना पड़ेगा। अब बच्चा बोलता है ऐसा क्यों किया आपने? इसका कारण है भाई, इसका कारण है कि आपके PBr3 या PI3 जो है ना वो अनस्टेबल होते हैं। अब वो अनस्टेबल हैं तो कहानी कंप्लीट हो गई कि भैया उसमें से आप बना नहीं पाओगे। तो आपको इन सिचुएशन, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलोगे ना तो उसमें आपको दिखेगा इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है इन सिचुएशन इनको बनाया जाता है यूजिंग रेड फॉस्फोरस एंड Br2, एंड दिस इज द मोस्ट आस्क्ड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, CFR, हैशटैग CFR, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। अल्कोहल दिया होगा कोई एक, उस पे रेड फॉस्फोरस Br2, अब बच्चा खो जाता है कि ये क्या हुआ, कुछ नहीं, PBr3 या PI3 बनेगा दोस्त। अब 3 मोल के सामने 3 मोल, ऊपर वाला रिएक्शन सिर्फ Cl की जगह पे आपको ध्यान देना है कि Br लगेगा। इज दैट ओके? क्लियर है? फिर इसमें से आता है सबसे फेवरेट वाला रिएक्शन ROH, जिसको हम सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे। अब ये जो सल्फोनिल क्लोराइड है ये क्या करता है, ये एक Cl सप्लाई करके RCl बना देगा, SO और O मिलके SO2 बना देंगे, और एक H जो बचा वो HCl। व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस रिएक्शन कि भैया SO भी गैस है, HCl भी गैस है, तो आपका जो एल्काइल हैलाइड यहां बनता है दैट्स योर प्योर
alkyl halide. That's why this is the industrial accepted method of preparation. कमर्शियली यूज किया जाता है इस मेथड को. अब क्वेश्चन आता है यहां से, गिव रीजन, #GR क्वेश्चन, why SOCl2 is the best method of preparation. तो आपको वहां पर बताना है कि because both the byproducts are gaseous, so we get pure alkyl halide and hence this is the best method accepted for industrial preparation of alkyl halides. अब ये तीन मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट, एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्कोहल्स. बट इन तीनों में एक एक प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम ये थी कि तीनों में से आयोडो और फ्लोरो एल्केन्स बनाना बहुत 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 टफ है. क्यों? क्योंकि आयोडो के अंदर जनरली रिएक्शंस रिवर्सिबल हो रहे हैं और फ्लोरो के अंदर द रिएक्शंस आर बिकमिंग एक्सोथर्मिक. तो वी नीडेड सम स्पेशल रिएक्शंस टू मेक आयोडो एंड फ्लोरो. उसके लिए हमने यूटिलाइज किया एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, उसको हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज. मतलब क्या? मतलब ये कि मैं ऑलरेडी एक एल्काइल हैलाइड बना दूंगा. क्लोरो और ब्रोमो बनाना आसान है ना, तो मैंने ऑलरेडी एक क्लोरो बना दिया, उसमें मैं कुछ तिकड़म रिएजेंट डालूंगा जिससे फ्लोरो और आयोडो मिलेगा. इज दैट ओके? एंड क्योंकि ये स्पेशल है तो इसीलिए ये एक नेम रिएक्शन के फॉर्म में आते हैं. द फर्स्ट नेम रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, फिंकलस्टीन रिएक्शन. अब इस फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो CH3CH2Br ऑलरेडी एक एल्काइल हैलाइड बनाया हुआ है, राइट? अब उस एल्काइल हैलाइड में मैंने क्या डाला? मैंने डाला मेटल आयोडाइड, NaI या फिर Ki भी होता है कई बार. क्या होगा? हैलोजन का एक्सचेंज होगा. क्यों? बिकॉज दिस इज मोर रिएक्टिव, तो ये Br को लेके भागेगा NaBr और आयोडीन जो है वो लग जाएगा. ध्यान ये देना है, सिस्टम को हीट करते रहना है और आपको सिस्टम को ड्राई रखते हुए एसीटोन का यूज करना है, पानी का यूज नहीं करना है. एंड माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन व्हाई ड्राई एसीटोन इज यूज्ड इन फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये पूछा गया है, इसी साल के सैंपल पेपर में पूछा गया है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिटवीन द लाइन्स घुस के CBSE आपके क्वेश्चंस बना रहा है. सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करें और उसका आंसर लिखें कि व्हाई द सिस्टम हैज टू बी केप्ट ड्राई, बिकॉज NaBr हैज टू बी प्रेसिपिटेटेड. क्योंकि अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन मिला तो ये प्लस माइनस में डिसोसिएट होगा, रिएक्शन को रिवर्स लेके जाएगा. तो ड्राई रखना क्यों जरूरी है? प्रेसिपिटेट बनाने के लिए. एसीटोन डालना क्यों जरूरी है? बिकॉज एसीटोन एक्ट्स एज सॉल्वेंट, और वो भी कौन सा सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट. इज दैट ओके? वो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है? दैट वीकन्स द बॉन्ड बिटवीन CH3CH2 एंड Br. तो C और Br का बॉन्ड वीक करने के लिए यूज होगा. एंड ड्राई करने से हमें ये एसीटोन जो है वो बेसिकली NaBr जो है वो बेसिकली एसीटोन में सॉल्युबल नहीं होता है, तो वो प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ जाएगा. सो इट इज यूज्ड टू प्रेसिपिटेट NaBr एंड यूज्ड एज अ पोलर सॉल्वेंट टू वीकन द बॉन्ड बिटवीन C एंड X. करेक्ट है? ऐसा ही, सेम ऐसा ही हम दूसरा भी करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन. अब उसमें भी देखो वही किया हमने. Br ऑलरेडी था, हमने एक मेटल फ्लोराइड ले लिया. अब ये मेटल फ्लोराइड ना बड़ा इंपॉर्टेंट है. हमने लिया है AgF. अच्छा, इसके अलावा आप SbF3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना. एंटीमनी फ्लोराइड ले सकते हो. इसके अलावा दो और फ्लोराइड्स हैं. मैं चाहूंगा कि आप NCERT की वो लाइन ढूंढो, पढ़ो और उसमें से ये फ्लोराइड्स के कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो. आई थिंक यू आर गोइंग टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस लेक्चर इफ यू स्टार्ट डूइंग द प्रोसेस दैट आई एम टेलिंग यू. रीड द NCERT, गिव मी इन द कमेंट बॉक्स कि इन दोनों फ्लोराइड्स के अलावा और कौन कौन से फ्लोराइड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन में.
अब मैक्सिमम बच्चे कहां कहां तकलीफ में होते हैं, सर स्वार्ड्स में फ्लोरो था या फिंकलस्टीन में आयोडो था, या सर फिंकलस्टीन में फ्लोरो था या स्वार्ड्स में आयोडो था। तो यार ये चीज को कैसे याद करें, ये चीज को कैसे याद करें? तो भाई सिंपल है, देखो यार फिंकलस्टीन के अंदर क्या, फिंकलस्टीन के अंदर आई हैवी है। अरे पाजी की कक्षा में हो यार, पाजी आपको ऐसे परेशान थोड़ी होने देगा। हाँ, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर आई हैवी है, तो ये आयोडो एक्सचेंज है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा, फ्लोरो एक्सचेंज हो जाएगा। कहानी खत्म यार, आ गए ना 2 नंबर सीधा सीधा, क्योंकि पूछेगा वो एक्सप्लेन फिंकलस्टीन, एक्सप्लेन स्वार्ड्स। अब मिड टर्म्स जब आते हैं तो मिड टर्म्स में ये चैप्टर जनरली स्कूल एग्जाम्स में होता है, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत हाई अमाउंट में पूछे जाने का चांस है। वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, पाजी की ये बात याद रखनी है कि फिंकलस्टीन में आई हैवी तो वो आयोडो एक्सचेंज है। ओए आया मजा, ओए आया कि नहीं? हाँ, तो भाई स्वार्ड्स, फिंकलस्टीन, एंड दिस इज वेयर बेसिकली वी कंप्लीट all the preparation methods of haloalkanes. Is that clear? Chalo, so let's move towards now the preparation of haloarenes. चले तो देखो, haloarenes मतलब क्या? हेलोरीन्स मतलब क्या? बेंजीन के ऊपर आपने हैलोजन सब्स्टिट्यूशन करना है मेरे बच्चे। अब ध्यान से समझना है इस चीज को। बेंजीन मतलब क्या? C6H6, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, अरे है कि नहीं? और बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओए होए होए भाजी, ये तो रिंग टाइप होता है जिसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं। अब ध्यान से देखना, C6H6 पे मैं क्या क्या कर रहा हूं, मैं डाल रहा हूं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब ध्यान से समझना, ये जो FeCl3, FeBr3, ये सारे जो हैं ये क्या हैं? ये मेरे प्यारे दोस्तों लुईस एसिड्स हैं। ये क्या करते हैं? व्हाट डज द लुईस एसिड डू? लुईस एसिड जो है वो बेसिकली Cl2 में से Cl- को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और Cl+ सिस्टम में जनरेट कर देगा। जैसे ही वो ये सिस्टम में जनरेट करेगा, ये Cl+ बेंजीन के पाई क्लाउड के साथ जाके इंटरैक्ट करेगा। ये हम क्लास 11th में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन में पढ़ते हैं। अभी उस मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी इतना समझना जरूरी है कि बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या लगेगा? X लगेगा। सो एक हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह पे क्या बन गया? बेंजीन के ऊपर हैलोजन। ठीक है, तो बन गया आपका हेलोरीन। सेम यही चीज ब्रोमीन विद FeBr3 हो जाएगा। सेम यही चीज I2 विद बेसिकली HiO3, तो इसीलिए डाला है क्योंकि यहां पर जो Hi निकलता है दैट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? HiO3 डालते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट यहां पर बेसिकली FeI3 जो है वो बेसिकली लिया जाएगा। ठीक है, सो ये रिएक्शन इज वेरी वेरी नॉट फीजिबल, तो नहीं भी करोगे चल जाएगा, लेकिन ये दोनों रिएक्शंस क्वाइट फिजिबल। ठीक है, तो क्लोरो और ब्रोमो, और वही हम देख रहे हैं कि हेलोएल्केन्स में भी कौन सा बन रहा था? क्लोरो और ब्रोमो बन रहा था। फ्लोरो में एक्सोथर्मिसिटी आ रही थी और ब्रोमो के अंदर आयोडो के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ रही थी। तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इज दैट परफेक्टली क्लियर? चलो आगे देखो, क्या किया हमने? यहां पर लिया C6H5N2 + Cl-। अब ये क्या दुविधा आ गई सर? N2 + Cl- क्या है? तो इस चीज को मेरे प्यारे दोस्तों बोलते हैं BDC, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, वन शॉट रिवीजन चल रहा है। पेन्स नोटबुक्स प्लीज अपने ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलीन के ऊपर जब मैं HCl + NaNO2 डाल दूं at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये पूरी चीज कन्वर्ट हो जाती है इनटू N2 + Cl-। इसको हम बोलते हैं BDC, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा भगोड़ा है, सबसे बड़ा भगोड़ा, तुरंत भागेगा। और इसके रिएक्शंस हम चैप्टर नंबर 9 अमाइंस में भी खोलेंगे, डायएजोनियम सॉल्ट्स करके आएगा, वहां पर भी हम ये चीज बात करेंगे। अब इसमें करना क्या? देखो, CuCl + HCl, CuCl + HCl, कॉपर +1 स्टेट में होना चाहिए। HCl डाला, रिप्लेस हो गया, Cl आ गया। CuBr HBr रिप्लेस हो गया, HBr। CuHCl
वापस Cl आया, बट CuHBr, ये दोनों और ये दोनों में फर्क क्या है? अब देखो, यहां पर हम मेटल सॉल्ट ले रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यहां पर हम मेटल ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। दोनों ही रिएक्शंस विल यील्ड क्लोरो एंड ब्रोमो हैलोएरीन्स, लेकिन दोनों के दोनों नेम रिएक्शंस हैं, एक का नाम गैटरमैन और दूसरे का नाम सैंडमेयर। जब आप बीडीसी के ऊपर CuBr दैट इज +1 स्टेट का कॉपर लेके उसमें एसिड डाल दे, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको मिलेगा यहां पर सैंडमेयर रिएक्शन। और अगर आपने मेटल को, ध्यान से सुनना, मेटल को अगर आपने क्या किया, एसिड में डाला, तो आपको मिल जाएगा क्लोरो या ब्रोमो, बट वो नेम रिएक्शन गैटरमैन हो जाएगा। सेम यहां पर देखो, Ki के साथ वार्म कर दिया, सिंपली आयोडो बन नहीं पा रहा था, याद है? तो हमने क्या किया, बीडीसी का रूट लिया, अब यहां से आयोडो का यील्ड काफी अच्छा खासा मिलेगा। सो Ki वार्म रिएजेंट्स हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, इनको 2 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएंगे। हाँ, अब मैं हमेशा ये कहता हूं कि इफ आई वर अ स्टूडेंट, तो व्हाट वुड आई हैव डन टू रिमेंबर दीज? तो मैं अपने घर की एक दीवार को एक नोटिस बोर्ड की तरह ट्रीट करता और उसके ऊपर ये छोटे छोटे रिएक्शंस को चिपकाते चले जाता और रोज डे टू डे लाइफ में इन रिएक्शंस को चलते फिरते देखता, सिर्फ देखता। लिखने की बात तो है ही, लेकिन देखना, when you start visualizing the things, I think that's where you guys will be able to learn these reactions. Organic में, yes, there is a lot of learning, but if you understand the concepts, what is happening in the reaction, I think the things will become easier. Same HbF4, बड़ा इंटरेस्टिंग रिएजेंट, इसको जब बीडीसी में डाला तो आपको फ्लोरोहेलोएरीन्स मिल जाएंगे। ये भी एक नेम रिएक्शन है, द नेम रिएक्शन इज बाल्स-कीमैन रिएक्शन। बाल्स-कीमैन रिएक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोरो को रिप्लेस कर सकते हैं इन बीडीसी। ठीक है, सो दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स। आप देख रहे हो, हैलोएल्केन्स के प्रिपरेशंस किस किस में से थे, अल्कोहल्स में, एल्कीन्स में, एल्केन्स में। हैलोएरीन्स के 2 पार्ट में प्रिपरेशन, बेंजीन से एंड देन वी हैव डन फ्रॉम बीडीसी। अब बात आती है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉपर्टी, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR। अब देखो, मैं इस हर एक रिएजेंट को पकड़ के समझाने नहीं बैठूंगा। यू आर इन अ 1 शॉट रिविजन। आपको क्या करना है, आपको ये टेबल एक एक करके बनाना है। मैं आपको जनरल फॉर्मेट सिखाता हूं कि जनरल फॉर्मेट में ये रिएक्शन किस तरीके से होता है। ओके, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरे पास है एक हैलोएल्केन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, CH3CH2Cl है ना। उसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, मैंने एक KOH करके न्यूक्लियोफाइल डाल दिया। अब ये एक्वस स्टेट में क्या करता है, ये K+OH- में डिसोसिएट होता है। अब जैसे ये डिसोसिएट होगा तो सिस्टम में एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, और यहां पर ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में भी क्या है, प्लस और माइनस। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये Cl उस वक्त निकलेगा। तो इसको जनरल फॉर्मेट में कैसे ध्यान रखेंगे, Rx प्लस न्यूक्लियोफाइल गोज टू टिंग टिंग, क्या बनेगा, RNU प्लस। ये इसका जो पॉजिटिव काउंटर पार्ट होगा वो X माइनस के साथ जुड़ जाएगा, जैसे यहां पर KX आपका क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। तो RNU विद X माइनस निकला, वो पॉजिटिव काउंटर पार्ट के साथ निकल गया। नाउ दिस इज द जनरल रिएक्शन। अब क्वेश्चन है, सर ये न्यूक्लियोफाइल कहां से बनता है? तो चलो समझ लेते हैं ये न्यूक्लियोफाइल कहां से बनेगा। जैसे पहला रिएजेंट देखो, एक्वस KOH, क्या बनेगा उसमें से, अल्कोहल OH माइनस बनेगा, सो OH माइनस, दैट्स द न्यूक्लियोफाइल। NaOCH3, इसको हम बोलते हैं सोडियम मिथॉक्साइड, क्या बनेगा, O-CH3, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर। KNO2 AgNO2, अरे भैया दोनों सेम दिखने जैसे हैं, लेकिन ध्यान देना ये आपका आयोनिक है और ये आपका कोवेलेंट है। यहां पर आ गई कहानी एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो अपना डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग एटम जो है वो चेंज कर सकता है। जैसे यहां पर ये O से भी डोनेट कर सकता है, ये N से भी डोनेट कर सकता है। बिकॉज यहां ये कोवेलेंट है
तो इसीलिए बेसिकली ये चीज नाइट्रोजन से जुड़ेगी इन केस ऑफ AgNO2 और यहां पर वो ऑक्सीजन से जुड़ेगी बिकॉज ऑफ आयोनिक स्टेट, तो ये NO ऐसे N डबल बॉन्ड OO माइनस में डिसोसिएट होगा, राइट। तो आगे आपका क्या, एल्काइल नाइट्राइट एंड नाइट्रो एल्केन्स। सिमिलरली देखो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे ही रिएक्ट करोगे एस्टर बन जाएगा। कहानी वही है, ये Ag प्लस ये माइनस, देखो ये रहा, ये माइनस ये R के साथ जुड़ेगा और X निकलेगा। जनरल रिएक्शन इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर ये चार्ट 2 बार जब तक नहीं लिखा तब तक प्लीज पाजी को परेशान मत करना, क्योंकि जब तक ये 13-14 रिएक्शंस आपको याद नहीं होते हैं तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके हाथ से फिसलता ही चलता चला जाएगा। जनरल रिएक्शन इज RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये गया इधर, ये गया इधर, वापस लिख दिया ताकि वापस एक बार रिपीट हो जाए और आपको समझ में आ जाए, करेक्ट है। बाकी फिर न्यूक्लियोफाइल्स ही हैं, देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पार्ट। द बेस्ट एंड द फोरमोस्ट रिएक्शन इज दिस KCN। क्यों? क्योंकि KCN एक ऐसा रिएक्शन है मेरे बच्चे जो आपकी कार्बन की चेन में एक कार्बन बढ़ा देगा, एक कार्बन बढ़ा देगा। तो एक कार्बन बढ़ाने में जब भी कोई कन्वर्जन आए, सपोज आपको दे दिया कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो आपको दिख रहा है इथ से कहां जा रहा है, प्रोप, मतलब एक कार्बन बढ़ रहा है, मतलब यू हैव टू गो थ्रू KCN रूट। अब जैसे आप ये KCN करोगे तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा साइनाइड। इस साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इस साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड। इस साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स यू अमाइड, दिस इज H2O ओवर हियर, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। एंड इस कार्बन इस साइनाइड का रिडक्शन गिव्स यू अमाइन NH2। यही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये कन्वर्जन्स में भरपूर यूज होगा, भरपूर यूज होगा। तो प्लीज इस रिएक्शन को अच्छे से बढ़िया से लिख लीजिएगा। परफेक्ट है, डन है। तो ये हो गई कहानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 2 तरह के मैकेनिज्म से हो सकते हैं। एक का नाम है SN1 और दूसरे का नाम है SN2। SN1 का फुल फॉर्म क्या, SN1 का फुल फॉर्म क्या, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, SN2 2 का मतलब होता है बायमॉलिक्यूलर। और एक आयरनी बताऊं, SN1 जो होता है ना वो बेसिकली 2 स्टेप का मैकेनिज्म है और SN2 जो है ना वो बेसिकली सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। तो बच्चे जनरली कंफ्यूज करते हैं, 2 मतलब 2 स्टेप, 1 मतलब 1 स्टेप। एक्चुअली इट इज द रिवर्स, एक्चुअली इट इज द रिवर्स। इज दैट ओके? अब ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो इस पूरे मैकेनिज्म में हो क्या रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड कि आपके पास एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड था। उस टर्शरी एल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में मैंने क्या रखा, एक न्यूक्लियोफाइल रखा। अब जैसे मैंने ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करवाना चाहा तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि इसको आगे से भी हिंड्रेंस है और पीछे से भी हिंड्रेंस चल रहा है, चल रहा है ना, आगे से भी हिंड्रेंस है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है आगे, तो ये इसको रिपेल करेगा और पीछे से भी 3-3 बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। तो यहां पर होता यूं है कि आपका स्टेप नंबर 1 में इन द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करना, पोलर का काम क्या था, हमने ऑलरेडी आपको बताया है, पोलर का काम है इस बॉन्ड को वीक करना। प्रोटिक का काम क्या है, इस X को इसमें से एक्सट्रैक्ट करना। तो देखो पहले स्टेप में यहां पर आपको बनेगा एक कार्बोकेटायन और X माइनस अलग हो जाएगा। दिस स्टेप इज बेसिकली अ स्लो स्टेप, इट्स अ स्लो स्टेप, एंड देन दिस कार्बोकेटायन रिएक्ट्स विद OH माइनस। तो ये आगे से और पीछू से दोनों से अटैक कर सकता है,
मतलब ये फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक कर सकता है, बिकॉज द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड ओवर हियर इज अ प्लेनर ज्योमेट्री। तो प्लेनर है तो ये ऊपर और नीचे दोनों जगह से अटैक कर सकता है, सिंपल है। अब जब ये दोनों जगह से अटैक कर सकता है तो आपको एक प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा, टिंग टिंग, और दूसरा प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, OH, C और C। अब अगर आप देखो तो इनिशियल जो कंपाउंड था उसको अगर मैं ऐसे पकड़ रहा हूं तो आधे मॉलिक्यूल्स ऐसे ही बन रहे हैं, लेकिन आधे मॉलिक्यूल इन्वर्ट करके बन रहे हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर देयर इज रिटेंशन एज वेल एज इनवर्जन। और ऐसा थ्योरेटिकली माना जाता है कि 50% रिटेंशन है एंड 50% इन्वर्जन है। बट सर ये किस चीज का रिटेंशन है और किस चीज का इन्वर्जन है? तो दिस इज बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी का रिटेंशन एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी का इन्वर्जन। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब ये डेक्स्ट्रो कंपाउंड है, वो डेक्स्ट्रो या तो लीवो हो जाएगा आधे में और आधे में डेक्स्ट्रो ही रहेगा। तो देयरफॉर SN1 और SN2 में SN1 जो होता है वो रेसिमिक मिक्सचर बनाता है। व्हाट इज अ रेसिमिक मिक्सचर? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो कंपाउंड्स। अब डेक्स्ट्रो लीवो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो विद इन 5 मिनट्स हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे जब जा रहे हैं तब हम आपको ये समझा देंगे। क्या ये कहानी क्लियर हुई? तो SN1 जो होता है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। तो दैट इज व्हाट इज रिटन, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट। देयरफॉर अगर आपसे कोई पूछे कि भैया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से कौन फास्टर SN1 जाएगा, दिस इज अ फेवरेट बोर्ड क्वेश्चन बच्चा, कौन फास्टर SN1 जाएगा, तो आप बोलोगे कि यार क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री ऐसा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, क्योंकि 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो कहानी क्लियर हो गई। इज दैट ओके? रिएक्शन ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर जो है वो 1 डिग्री है, ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। अब ये चीज रिलेट करने के लिए केमिकल काइनेटिक्स का अपना चैप्टर जो है, वन शॉट जो है वो देख लो, वहां पर मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? SN2 के अंदर क्या होता है? SN2 के अंदर मेरे पास होता है एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, उसको रिएक्ट करवाया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को हमने रिएक्ट करवाया विद अ न्यूक्लियोफाइल। अब होगा क्या? अब होगा ये कि आगे से तो इसको रिपेल हो रहा है, लेकिन पीछे से इस कार्बन पे ये अटैक कर सकता है। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन, सो देयर इज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। एंड व्हाट हैपेंस इन दैट प्रोसेस इज कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया तो उसने एक पार्शियल बॉन्ड बनाया NU, एक पार्शियल बॉन्ड बनाया X, यहां पर एक H और H ऑलरेडी था। ये स्टेट हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, ये इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट है। और इस ट्रांजिशन स्टेट में फिर ये X यहां से निकलेगा और आपको C, यहां पर H, ये देखो, ये जब न्यूक्लियोफाइल यहां आएगा तो ये धक्का देके इसको सामने भेजेगा, ये H और यहां पर न्यूक्लियोफाइल, तो देयर इज 100% इन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्लियर है ये चीज? इजी है। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर आप देखो तो 1 डिग्री वाले जो एल्काइल हैलाइड्स हैं मेरे बच्चे, वो SN2 जाना चाहेंगे, और 3 डिग्री वाले जो हैं वो क्या करना चाहेंगे? SN1 करना चाहेंगे। फिर दैट्स इट, कहानी खत्म। यहां पर आपका SN1 और SN2 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा इस पार्ट में से? क्वेश्चन कैसा पूछेंगे? आपको एक ये दे दिया, एल्काइल हैलाइड दे दिया, दूसरे साइड पे आपको एल्काइल हैलाइड दे दिया, ये वो बोल रहा है इन दोनों में से SN1 कौन फास्टर करेगा? तो बच्चा बोलता है 1 मिनट सर, ये 2 डिग्री है, सर ये 1 डिग्री है। अब मुझे पता है कि SN1 में ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो कहानी कंप्लीट हो गई यार। क्या हो जाएगा देखो बच्चा, ये फास्टर जाएगा। लेकिन यही मैंने पूछा होता SN2 कौन फास्टर जाएगा, तो ऑब्वियसली ये वाला आपका SN2 फास्टर करेगा, है कि नहीं?
बस कहानी ओवर। इज दैट ओके? ट्राई करेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालेंगे। मैं आपको बोलता हूं आपके पास है बी आर, और मैं आपको बोलता हूं आपके पास है आई। अब जवाब दीजिएगा कि SN1 कौन फास्टर करेगा और SN2 कौन फास्टर करेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। आपको आंसर देना है A ग्रेटर देन B इन फर्स्ट पार्ट, दैट इज दिस। सेकेंड पार्ट B ग्रेटर देन A। मैंने रैंडमली आंसर लिखा है, आपका जो भी आंसर है आप इस कमेंट बॉक्स में डालिएगा, इंटरैक्ट करिएगा इस वीडियो के साथ, एंड आई एम श्योर you will never lose a mark in SN1 and SN2 reaction, right? Chaliye, let's go ahead and let's talk about the next part, that is stereochemistry in NSR. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री करके एक चीज होती है। अब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है? दीज आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, जिसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है कि जब कोई भी गिवन सब्सटेंस का सॉल्यूशन जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ क्या कर सके? हरकत कर सके। अरे भाई वो वाली हरकत नहीं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ हरकत करके उसको क्या कर सके? रोटेट कर सके। इफ दिस रोटेशन हैपेंस इन द राइट तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है, एंड इफ दिस हैपेंस इन द लेफ्ट तो वो लीवो रोटेटरी हो जाता है। सो कुछ टर्म्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? इट इज द लाइट इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑसिलेट in a single plane. Oscillate in what, my dear friend? Single plane. If the rotation happens in the right, it's a dextrorotatory. If it happens in the left, it's a levorotatory. And how do we check whether a compound is optically active or not? For that, you need chiral carbon. What's a chiral carbon? Carbon with all four valencies, different groups. Carbon having all four valencies of attached to different groups, उसी को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। और किसी भी कार्बन में अगर ये कायरलिटी है, किसी भी कंपाउंड में अगर ये कायरलिटी है, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही। इज दैट क्लियर? बस इतनी सी बात, कहानी खत्म। तो मैंने बोला कि भाई बताओ क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? तो बच्चा बोलेगा एक मिनट सर, यहां पर दो हाइड्रोजन सेम हो गए, दो हाइड्रोजन सेम हो गए, दो हाइड्रोजन सेम हो गए, तो नहीं सर ये नहीं है। लेकिन इसी कंपाउंड को मैंने हल्का सा चेंज किया, यहां पर ऐसे Br किया, यहां पर ऐसे CH3 किया, तो क्या अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है? तो बच्चा बोलेगा नहीं 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 सर, क्योंकि इस कार्बन के एक साइड पे मिथाइल, दूसरी साइड पे भी मिथाइल है। लेकिन इसी को अगर मैंने ऐसा कर दिया और यहां Br ला दिया, तो माय डियर फ्रेंड क्या अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है? तो यस, बिकॉज ये कार्बन कैसा हो गया है? कायरल हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे मिथाइल है, और तीसरी साइड पे आपका इथाइल है, और चौथी साइड पे ब्रोमीन है। तो ये कायरल हो गया। अगर ये कायरल हो गया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा और दूसरा जो है वो लीवोरोटेटरी होगा। उसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने चाहूं तो ये ऐसा होगा। इसका मिरर इमेज जब आप बनाओगे तो मेरे प्यारे दोस्त, ये Br यहां रहा, ये H यहां रहा, और ये। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को उठाओ और इसके ऊपर रखो तो ये मेरे प्यारे दोस्त नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हो गई। और जब भी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस बनेंगी, उन इमेजेस को हम लोग बोलेंगे enantiomers, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ
each other. Optically active isomers which are non-superimposable mirror images, उसी को हम बोलते हैं enantiomers, and that is what is written over here. Then racemic mixture we have already said, equimolar mixture ये किस में बनता है? SN1 में बनता है, because attack दोनों साइड से पॉसिबल है. लेकिन इन्वर्जन किस में होगा? SN2 में, बिकॉज अटैक एक ही साइड से होता है. सो व्हाट इज रिटेंशन, व्हाट इज इन्वर्जन? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो ही रहे तो रिटेंशन है, लीवो लीवो ही रहे तो रिटेंशन है. लेकिन लीवो से स्टार्ट करके डेक्स्ट्रो मिल जाए तो वो क्या है? इन्वर्जन है. इज दैट क्लियर? कहानी कंप्लीट, स्टीरियो केमिस्ट्री यहां पर कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ हमारी पहली प्रॉपर्टी यहां पर कंप्लीट हुई. बच्चा बोलता है सर एक मिनट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने सारे के सारे एल्काइल हैलाइड्स में ही लिए, हैलोएरीन्स में क्यों नहीं लिया? अरे क्योंकि हैलोएरीन्स में प्रॉब्लम है. हैलोएरीन में यहां पर है X, अब यहां इस गधे के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर चला जा रहा है रेजोनेंस के अंदर, उसकी वजह से मेरे बच्चे यहां पर आ रहा है एक पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस, एंड because of this there is difficult to break CX bond in haloarenes. इसीलिए यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजी नहीं है. कर सकते हैं बट इजी नहीं है. इज दैट परफेक्टली फाइन? प्लीज ये रीजन लिख लीजिएगा, बिकॉज बहुत अच्छे से बढ़िया से आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं. इज दैट परफेक्टली क्लियर? प्लीज ये ध्यान से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, लिखना बहुत जरूरी है. हाँ, नेक्स्ट लेट्स सी रिएक्शन विद मेटल्स. हैलोएल्केन्स की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं. अब इस रिएक्शन के अंदर आप देखो, पहले सबसे पहली चीज कि भैया ये एक नेम रिएक्शन है, इट्स अ नेम रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन. इसमें होता क्या है? जनरल रिएक्शन में अगर मैं बात करूं तो ये सोडियम को जब आपने एक एल्काइल हैलाइड में डाला तो ये 2x के साथ रिएक्ट कर देंगे और आपकी चेन को सीधा डबल कर देंगे NaX. ये पूरा रिएक्शन क्या करता है? डबलिंग ऑफ द चेन. परफेक्ट. अब इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं? इसके क्वेश्चंस आते हैं जब वो बेसिकली क्या करेगा, आपको एक एल्केन की चेन दे देगा और बोलेगा व्हाट इज द एल्काइल हैलाइड दैट शुड बी यूज्ड टू मेक दिस एल्केन वाया वुड्स रिएक्शन. Like for example, I want to make butane, right? So butane is formed in Wood's reaction. What was the alkyl halide of this reaction? तो कुछ नहीं भैया, आपका ब्यूटेन का चेन है, यहां से हाफ कर दिया तो यहां पर आप X लगा दो, यहां पर आप X लगा दो, तो बेसिकली आपके पास इथेन, क्लोरोइथेन था या हेलोइथेन था बेसिकली. हाँ, सो यू सी, हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एग्जामिनर पूछता है रिवर्स डायरेक्शन में. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि आपके पास है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. वो बोलता है व्हाट वाज द एल्काइल हैलाइड यूज्ड टू मेक दिस वाया वुड्स रिएक्शन. तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले स्ट्रक्चर बनाओ. ब्यूटेन का चेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, डिवाइड बाय 2, 4 को डिवाइड बाय 2 कर देना, और हमेशा इवन नंबर्स में ही टूटेगा. वुड्स कैन नॉट मेक ऑड कार्बन की चेन, वुड्स हमेशा इवन कार्बन की चेन ही बनाएगा. अब तोड़ा तो ये बना आपके पास X, और यहां पर भी बना आपके पास X. इसी पे Na रिएक्ट करके ये बना होगा ना, दैट इज व्हाट इज वुड्स रिएक्शन. तो ट्रिक समझ में आ रही है? पाजी की कक्षा ट्रिक्स के लिए बहुत फेमस है भाई. पाजी की कक्षा रिवर्स में है ये क्वेश्चन, और करना कुछ नहीं है, डिवाइड द चेन इनटू इवन कार्बन्स, दैट्स इट, खत्म, कहानी ओवर. वुड्स इज ओवर हियर. इज दैट क्लियर? चलो आगे देखो, C2H4 रिएक्शन विद मेटल्स. अगेन क्या कर रहे हैं हम लोग?
क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। देखो रेड फॉस्फोरस HI रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, निकल H2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, Zn कॉपर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करेंगे, Br को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसकी जगह पे H डाल देंगे, कहानी बन गई, एल्केन आ जाएगा। बहुत प्यारा कन्वर्जन रिएक्शंस के अंदर यूज होने वाला रिएक्शन, ठीक है। फिर आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम लोग एक्वस KOH की जगह पे क्या यूज करेंगे, अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में मेरे पास यहां पर एक H है, यहां पर CH2 है और इसके साथ लगा हुआ है Br। इसके ऊपर जब मैंने अल्कोहलिक KOH किया तो अब मेरे प्यारे बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, ये एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है। और क्योंकि ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है तो अब एलिमिनेशन फेवर हो जाएगा कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज कि आपका KOH, ये जो O होता है, ये जो OH होता है, ये बेसिकली यहां से एक H को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये KBr बन के बाहर हो जाएगा। सो अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो देखो ये दो कार्बन दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो गई तो क्या बनेगा, एक एल्कीन बन जाएगा। सो एल्काइल हैलाइड में से आप क्या कर सकते हो, एल्कीन बना सकते हो और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर अब कहानी थी अगर दो कार्बन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर आप लो ना सर, एक कंपाउंड लो ना CH3CH, यहां पर सर लगाओ Br और सर यहां पर CH2, यहां पर CH3 कर दो सर। ओके कर दिया। अब सर अल्कोहलिक KOH करो, तो चलो करते हैं। अल्फा कार्बन से क्या निकला, बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। बच्चा बोलते हैं 1 मिनट, बीटा 1 भी है बीटा 2 भी है, पाजी कौन से बीटा में से निकलेगा। अरे यार कौन से बीटा में से निकलेगा, बता दें ट्रिक। अरे पाजी की कक्षा में बता दें ट्रिक, चलो बता देते हैं। द बीटा विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स विल रिमूव हाइड्रोजन एंड मेक मेजर एल्कीन। लिख लो ये कहीं पे, इन दोनों बीटास में से कौन सा बीटा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये रहा। तो आपका मेजर एल्कीन बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। Why? Because ये एल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड और ये पाजी ने आपको बता दिया है कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर हैं वो वाले बीटा से आप रिमूव करो और एल्कीन बना दो, कहानी ओवर। इस चीज को बताने वाला जो आदमी था उसका नाम था सेडजेफ। और सेडजेफ रूल आपको कभी पूछा नहीं जाएगा बट पता होना चाहिए दैट द मोर सब्स्टिट्यूटेड द एल्कीन इज, the higher the major that alkene will be in a given reaction. Elimination किस पे किया, हेलोएल्केन पे किया। हाँ ये रिएक्शंस हेलोएल्केन्स के ही हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हेलोएल्केन्स के रिएक्शंस। इज दैट क्लियर, परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़े, लेट्स गो अहेड। रिएक्शंस ऑफ हेलोरीन्स, देखिए आपके पास हेलोरीन्स आ गया। अब हेलोरीन्स में मैंने आपको बोला है, ऑलरेडी बोला है मैंने आपको कि भैया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो क्या है, डिफिकल्ट है। आप हेलोरीन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिफिकल्ट है, कर नहीं सकते हो। बट क्या है, इंसान है ना, कीड़ा है कि भैया करना ही है। तो देखो हमने किया यहां पर NaOH के साथ रिएक्शन किया, लेकिन टेम्परेचर देखो 623 केल्विन, प्रेशर देखो 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। होना वो है कि क्लोरीन निकलेगा और उसकी जगह पे OH आ जाएगा, फिनॉल बनेगा। इस प्रोसेस का नाम डाउस प्रोसेस। डाउस को कीड़ा था ना बहुत सारा ठीक है। चलो फिर Cl के ऊपर क्या किया मैंने, NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कैटलिस्ट का यूज किया ताकि रिएक्शन फास्ट हो सके। एंड टेम्परेचर देखो ऑलमोस्ट नियर टू 500 केल्विन। क्या होगा, अमाइन बनेगा, जैसे वहां बन रहा था। NH3 के साथ रिएक्ट करने पे हमको अमाइन बनता है, यहां पर भी अमाइन बनेगा, एनिलीन बनेगा। ऐसे देखो कॉपर साइनाइड, इसमें भी आप टेम्परेचर नियरली 500 केल्विन तक लेके जाना पड़ता है। क्या होगा, साइनाइड से रिप्लेस होगा CN। कहानी वही है जो आपने हेलोएल्केन में पढ़ा है ना, वही कहानी यहां पर, लेकिन ये
टफ क्यों है? ये टफ इसलिए है क्योंकि यहां पर ये जो बॉन्ड है वो मेरे बच्चे पार्शियल डबल बॉन्ड है। ड्यू टू, कमेंट कर दीजिएगा अभी तो आपको पता चल जाएगा कि इट इज ड्यू टू व्हाट, है कि नहीं। चलो, MgTHF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान MgH टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या करेगा? ये Cl मैग्नीशियम, बेंजीन और Cl के बीच में मैग्नीशियम घुस जाएगा। इस चीज को मेरे बच्चे एक बहुत प्यारा नाम दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर क्या ये चीज हैलो एल्केन्स में भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसका रिएक्शन में जब मैं Mg से करता हूं तो ये RMgX बनता है। दिस इज नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक and metallic compounds, organometallic compounds, and this, my dear friend, is a very, very, very important reagent in the world of organic chemistry. Why? Because this is the only reagent in the organic chemistry which will deliver कार्बोएनायन। कार्बोएनायन डिलीवर करता है। ग्रिग्नार्ड का काम ही ये है, कार्बोएनायन डिलीवर करता है। सेम यहां पर फिनाइल एनायन डिलीवर करेगा, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी फिनाइल एनायन की ये डिलीवर कर सकता है। इज दैट ओके? फिर देखो रिएक्शन विद मेटल, Na ईथर, सेम जो वहां पर होता है, डबलिंग हो रहा है चेन का, तो यहां पर दो फिनाइल की चेन आपस में जुड़ जाएंगे। वो वुड्स ने ढूंढा था, ये फिटिक ने ढूंढा था, तो नाम आ गया वुड्स फिटिक। सॉरी, फिटिक, ये फिटिक ने ढूंढा था तो फिटिक, वो वुड्स ने ढूंढा था तो वुड्स। अब हुआ क्या? हुआ ये कि इन दोनों ने आपस में टेलीफोनिक कॉल किया कि यार तू भी डबल कर रहा है लेकिन हैलोरीन में कर रहा है, और वो बोला तू भी डबल कर रहा है लेकिन हैलो एल्केन में कर रहा है, तो क्यों ना हम दोनों आपस में जुड़ जाएं। तो बोला ठीक है चलो ट्राई करते हैं। यहां पर X लेते हैं, सोडियम लेते हैं, और यहां पर X और यहां पर एल्केन की चेन लेते हैं। एंड टू देयर एस्टोनिशमेंट ये हुआ, और जब हुआ तो ये चीज यहां पर R जुड़ गई। तो बेंजीन के साथ R चेन जोड़नी हो तो आप यूज कर सकते हो वुड्स फिटिग रिएक्शन, आप यूज कर सकते हो वुड्स फिटिग रिएक्शन। फेयर? ओके, परफेक्ट। अब ये वुड्स फिटिग यहां पर देखो, ये क्लियर। फिर एल्यूमिनियम निकल इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो जैसे वहां पर रिडक्शन किया था वैसे यहां पर रिडक्शन करेंगे हम, कुछ नहीं है, Cl निकल जाएगा और उसकी जगह पे H आ जाएगा, बेंजीन बन गया। Is that perfectly clear? So this is what is basically reactions of what, my dear friend, haloarenes के chemical reactions। इसके अलावा और कौन से reactions दिखाता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको बस इतना ध्यान देना है कि ये जो क्लोरीन होता है, दिस इज माय डियर फ्रेंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज का ध्यान रखना, ये अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट करेगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएजेंट्स क्या है? तो भैया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, CH3Cl फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, HNO3 H2SO4 फ्रीडल-क्राफ्ट सल्फोनेशन, HNO3। सो HNO3 है तो वो नाइट्रेशन हो जाएगा, फिर H2SO4 तो ये आ गया आपका सल्फोनेशन, और फिर CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन एनहाइड्रस AlCl3। तो माय डियर फ्रेंड दिस इज व्हाट इज बेसिकली फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। सो एल्काइलेशन, एसाइलेशन और हैलोजिनेशन में आप देखो लुईस एसिड्स का यूज किया जा रहा है। ये क्या करता है? ये X माइनस को एक्सट्रैक्ट करेगा, Cl और Cl में से X माइनस को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो Cl प्लस CH3 प्लस और यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O, यहां से हैलोजन निकल गया तो डबल बॉन्ड O प्लस। अब आप देखो कहां से जुड़ रहा है? COCH3, ये C इधर जुड़ जाएगा, यहां देखो C से जुड़ जाएगा क्योंकि C पे प्लस आया है, और यहां देखो Cl जुड़ जाएगा। कहानी कंप्लीट हो गई। प्रोडक्ट दो प्रकार के बनेंगे, एक बनेगा ऑर्थो, एक बनेगा पैरा, लेकिन पैरा मेजर होगा। क्यों होगा पैरा मेजर? प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैंने आपको हिंट दे दिया, पैरा मेजर क्यों होगा। इज दिस क्लियर? सो पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर रहता है।
in all the reactions over here. यहां पर पैरा प्रोडक्ट कुछ मिस हो गया है, there is some typo over here. यहां पर बेसिकली क्या होगा, एक पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, so Cl और यहां पर NO2. सेम यहां पर भी पैरा प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर भी पैरा बनेगा और पैरा मेजर होता है. अब आप देख रहे हो ये 1 आवर के 1 शॉट के अंदर आपने एक्चुअली में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया मेरे बच्चे. हाँ, दैट्स ऑल विद द चैप्टर. एंड ऐसे ही पाजी की कक्षा आपको ट्रिक्स देता रहेगा और उन ट्रिक्स के अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा. Till then, you have to take care of yourself and don't you worry. Paji is there with you. Why fear when Paji is here, भाई? हाँ? मिलते हैं अगली कक्षा में. Till then, please take care of yourself and don't forget to share this video with your dear and near ones who really need this. Thank you so much.